हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है गरिमा स्टडी पॉइंट पे। और आज की क्लास में हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, तो वृद्धि तथा विकास की जो प्रक्रिया है वो कुछ निश्चित सिद्धांतों का अनुपालन करती है। इस सिद्धांत को वृद्धि तथा विकास के सामान्य सिद्धांतों के नाम से पुकारा जाता है। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों विज्ञान को पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं या जो लोग इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान को, उनके लिए वृद्धि तथा विकास की जो प्रक्रिया के सिद्धांत जो हैं उनको जानना अत्यंत आवश्यक तथा महत्वपूर्ण होता है। साथ ही साथ बालकों में होने वाले विकासात्मक परिवर्तन को ठीक ढंग से समझने के लिए शिक्षकों से यह पूर्णतः अपेक्षा की जाती है कि वे विकास के नियमों या सिद्धांतों से भलीभांति परिचित हों। इससे सबसे बड़ा लाभ शिक्षकों को यह होता है कि वो जो स्टूडेंट हैं उनकी जो शारीरिक एवं मानसिक समस्याओं का मूल्यांकन सही ढंग से सही तरीके से कर पाते हैं और उनका उचित निर्देशन भी कर पाते हैं। आगे हम देखेंगे कौन कौन से विकास के सिद्धांत होते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो 8 सिद्धांत इसके अंतर्गत हम देखेंगे। सबसे पहला है निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा है व्यक्तिगतता का सिद्धांत, तीसरा है परिवर्तनीयता का सिद्धांत, चौथा निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिक्रम का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत हम 2 विकास को पढ़ेंगे, मस्तिष्काधोमुखी विकास और निकट से दूर विकास। पांचवा पढ़ेंगे समान प्रतिमान का सिद्धांत, छठा समन्वय का सिद्धांत, सातवां वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत और आठवां चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर पहले सिद्धांत की बात करें तो निरंतरता का सिद्धांत, इसके अंतर्गत जो है इस सिद्धांत के अनुसार वृद्धि तथा विकास की जो प्रक्रिया है वो निरंतर बिना रुके अपने गति से चलती रहती है। कभी यह धीमी गति से चलती है तो कभी तेज गति से चलती है। वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया में समग्रता का भाव निहित रहता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो शुरू के वर्षों में वृद्धि तथा विकास की जो प्रक्रिया है वो बहुत तेज रहती है, उसके बाद के वर्षों में कुछ धीमी हो जाती है तथा वृद्धावस्था में खत्म हो जाती है, परंतु विकास प्रक्रिया अनवरत लगातार चलती रहती है। निरंतर विकास के सिद्धांत से यह निष्कर्ष निकलता है कि सामान्यतः वृद्धि तथा विकास में अचानक कोई एकाएक परिवर्तन नहीं होता है। आगे बात करें अगर व्यक्तिगतता के सिद्धांत की, तो इस सिद्धांत में अलग अलग व्यक्तियों के विकास की गति एवं दिशा अलग अलग होती है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपनी गति एवं अपने ढंग से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी वृद्धि व विकास करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो एक ही आयु के 2 बालक या 2 बालिकाओं में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा चारित्रिक आदि विभिन्नताओं का होना विकास की व्यक्तिगतता को दर्शाता है या दिखाता है। यही कारण है कि आयु के समान होने पर भी बालक एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। वस्तुतः व्यक्ति बुद्धि तथा विकास की दृष्टि से अपने आप में अनोखा होता है। अगर बात करें तीसरे सिद्धांत की तो परिवर्तनीयता का सिद्धांत। यह सिद्धांत यह बताता है कि बालक की गति तथा दिशा में परिवर्तन संभव है। सही ढंग से किए गए प्रयासों के द्वारा वृद्धि तथा विकास की गति को सही दिशा की ओर तथा उसे तीव्र गति से उन्मुख किया जा सकता है। अगर बात करें तो मानव शिशुओं के विकास की, तो हम देखते हैं कि मानव शिशुओं के विकास में गुणात्मक परिवर्तन यानी क्वालिटेटिव चेंजेस तथा परिमाणात्मक परिवर्तन क्वांटिटेटिव चेंजेस दोनों होते हैं। जैसे जैसे शिशुओं की उम्र बढ़ती है उनकी सीखने की क्षमता में परिवर्तन, सामवेगिक नियंत्रण में परिवर्तन, किसी विशेष भाषा को सीखने की क्षमता में परिवर्तन आदि होते हैं और ये सभी गुणात्मक परिवर्तन के उदाहरण हैं। इन गुणात्मक परिवर्तनों के अलावा बालकों में परिमाणात्मक परिवर्तन, जिसे इंग्लिश में क्वांटिटेटिव चेंजेस कहेंगे, जैसे शरीर की बनावट में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, शरीर के भीतरी अंगों में परिवर्तन आदि भी होता है। इन सभी तरह के परिवर्तनों का मुख्य उद्देश्य बालकों के भीतर छिपी आनुवांशिक अंतःशक्ति की अभिव्यक्ति तथा प्राप्ति से होता है, अर्थात इन परिवर्तनों का उद्देश्य बालकों को मानसिक रूप से तथा शारीरिक रूप से सबसे उत्तम व्यक्ति बनाना होता है। विकास का यह सिद्धांत शैक्षिक दृष्टि से अत्यंत उपयोगी माना जाता है। शिक्षा प्रक्रिया के द्वारा बालक के विकास को वांछित दिशा में तेज गति से अग्रसर करने का प्रयास किया जाता है। आगे बात करें चौथे सिद्धांत की, तो यह है निश्चित तथा अपूर्व कथनीय प्रतिक्रम का सिद्धांत। इसके अंतर्गत बात करें तो
प्रत्येक प्रजाति, चाहे वह पशु प्रजाति हो अथवा मानव प्रजाति के विकास का एक निश्चित जो प्रक्रिया में होता है। अगर हम बात करें तो प्रत्येक प्रजाति, चाहे वह पशु प्रजाति हो अथवा मानव प्रजाति, दोनों के विकास में एक दोनों का जो विकास है वो एक निश्चित प्रक्रिया में होता है, जो उस प्रजाति के समस्त सदस्यों के लिए सामान्य होता है तथा उस प्रजाति के समस्त सदस्य उस प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं। हम यहाँ मानव प्रजाति की बात करेंगे। निश्चित तथा पूर्वकथनीय प्रतिक्रम का तात्पर्य यहाँ जो है विकासात्मक पैटर्न से है। विकासात्मक पैटर्न को इंग्लिश में डेवलपमेंट पैटर्न्स बोलेंगे। विकासात्मक पैटर्न पूर्व प्रसूति काल अर्थात जो पेरेंटल पीरियड है में तथा जन्म के बाद भी एक खास क्रम यानी एक सीक्वेंस में होता है, अतः वह पहले से अनुमानित होता है। बात करें तो शिशुओं में जो पूर्व प्रसूति काल, जिसको हम लोग ने इंग्लिश में पेरेंटल पीरियड बोला था, में मूलतः एक जनानिकीय क्रम को इंग्लिश में जेनेटिक सीक्वेंस बोलते हैं, उसमें होता है। यानी शिशुओं में जो पूर्व प्रसूति काल में मूलतः एक जो पूर्व प्रसूति काल में जो डेवलपमेंट है मूलतः एक जनानिकीय क्रम होता है। शिशुओं में पूर्व प्रसूति काल में मूलतः एक जनानिकीय क्रम होता है, जिसमें एक निश्चित समय पर कुछ गुण दिखाई पड़ते हैं। जन्म के बाद भी विकास का ऐसा ही क्रम पैटर्न देखने को मिलता है। प्रयोगात्मक अध्ययन के आधार पर दिखाया गया है कि पूर्व प्रसूति काल तथा जन्म के बाद के समय में बच्चों का शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास दो प्रकार के नियमों को निर्देशित करता है। इसके अंतर्गत हम मस्तकाधोमुखी विकास पढ़ेंगे और दूसरा निकट दूर नियम को पढ़ेंगे। अगर बात करें तो इन दोनों जो मस्तकाधोमुखी नियम है और जो निकट दूर विकास का नियम है, इन दोनों को एक साथ मिलकर जो है विकासात्मक दिशा का नियम अर्थात लॉ ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन भी कहा जाता है। बात करें अगर मस्तकाधोमुखी नियम की, तो इसमें इस नियम के अंतर्गत जो है सबसे पहले क्या होता है, इसमें शारीरिक विकास जो है सिर से पैर की दिशा में होता है, अर्थात सबसे पहले सिर की बनावट तथा कार्य में पहले विकास होता है, फिर धड़ की बनावट तथा कार्य में और अंत में पैर की बनावट तथा कार्य में विकास होता है। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि जो मस्तकाधोमुखी नियम की बात करें तो जो इसमें जो हमारा शारीरिक डेवलपमेंट हो रहा है वो सिर से लेके पैर तक के, इसको चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं, सिर से लेके पैर की दिशा की ओर होता है। यानी सबसे पहले जो है सिर की बनावट का और उसके कार्यों का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद हम धड़ की बनावट और उसके कार्यों का डेवलपमेंट होता है, अंत में सबसे लास्ट में पैरों की बनावट तथा उसके कार्यों का विकास होता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत इस मस्तकाधोमुखी नियम के परिणाम स्वरूप प्रायः यह देखा जाता है कि विकास के क्रम में सबसे पहले क्या होता है, बच्चा जो होता है वो सिर उठाता है, उसके बाद वह बैठना प्रारंभ कर देता है, फिर खड़ा होता है और अंत में चलना प्रारंभ कर देता है। इसी प्रकार अगर दूसरे नियम की बात करें या दूसरे विकास की बात करें तो इसके अंतर्गत जो है इसमें बालक का जो विकास होता है वो शरीर के केंद्र से उसके छोर की ओर होता है, अर्थात इसके अंतर्गत जो है समीपता की जो प्रवृत्ति होती है उसके अनुसार विकास तथा वृद्धि जो निकट से दूर की ओर के क्रम का अनुसरण करती है। एक तरीके से कहें कि शारीरिक विकास जो है इसका जो केंद्र है, केंद्र से उसके छोर की ओर होता है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि पहले क्या होता है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो पेट या छाती के क्षेत्र का विकास होता है और फिर बाह का और अंत में उनकी उंगलियों का डेवलपमेंट होता है। इस प्रकार से केंद्र से लेकर उसके छोर की ओर डेवलपमेंट होता है। आगे बात करें पांचवा, समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान के सिद्धांत के अंतर्गत बात करें कि वस्तुतः जो जैसा है वह वैसे को ही जन्म देगा। प्रत्येक प्रजाति, चाहे वह पशु प्रजाति हो अथवा मानव प्रजाति, अपनी प्रजाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो संसार के समस्त भागों में मानव प्रजाति के शिशुओं के विकास का प्रतिमान लगभग एक ही है तथा मानव शिशुओं के विकास के प्रतिमानों में किसी प्रकार का अंतर नहीं पाया जाता। आगे बात करें समन्वय के सिद्धांत की, तो इस सिद्धांत के अंतर्गत या इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्न विकास में परस्पर संबंध तथा समन्वय होता है। बालक पहले संपूर्ण अंगों को तथा फिर उस अंग के विभिन्न भागों को चलाना सीखता है
उसके बाद वह इन समस्त भागों में समन्वय स्थापित करना सीखता है। जब तक शरीर के विभिन्न अंगों तथा उसके भागों के बीच समन्वय स्थापित नहीं होता, तब तक उचित विकास नहीं हो पाता। विभिन्न अंगों का एकीकरण ही गतियों को सरल व सहज बनाता है। सातवीं बात करें तो वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अगर बात करें तो बालक का जो विकास है वो वंशानुक्रम तथा वातावरण की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है। केवल वंशानुक्रम अथवा केवल वातावरण के कारक बालक के विकास की दिशा व गति का निर्धारित नहीं करते हैं, वरन इन दोनों की अंतःक्रिया के द्वारा विकास की दिशा व गति का नियंत्रण होता है। अर्थात वंशानुक्रम व सीमाओं को निर्धारित करता है जिससे बालक का विकास करना संभव नहीं होता है, जबकि वातावरण उन सीमाओं के बीच विकास के अवसर व संभावनाओं को निर्धारित करता है। अच्छे वंशानुक्रम के अभाव में अच्छा वातावरण निष्फल हो सकता है तथा अच्छे वंशानुक्रम के बावजूद दूषित वातावरण बालक को कुपोषित या गंभीर रोगों का शिकार बना सकता है अथवा उनकी जन्मजात योग्यताओं को कुंठित कर सकता है। आगे बात करें तो चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। इसमें बात करें तो इस सिद्धांत के अनुसार जो डेवलपमेंट है वो रैखिक गति एवं स्थिर दर से ना होकर एक चक्राकार ढंग से अर्थात स्पाइरल वे में होता है। विकास प्रक्रिया के दौरान बीच बीच में ऐसे अवसर आते हैं जबकि किसी क्षेत्र विशेष में विकास की जो पूर्व अर्जित स्थितियों का समायोजन करने के लिए उस क्षेत्र की विकास प्रक्रिया लगभग विराम की स्थिति में आ जाती है। कुछ समय के बाद उस क्षेत्र में विकास की गति फिर बढ़ जाती है। इस प्रकार इसका जो डेवलपमेंट होता है, जो डेवलपमेंट हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, चक्राकार प्रगति का चक्राकार तरीके से अर्थात स्पाइरल तरीके से हो रहा है। तो आइए देखें, हमने आज देखा ये 8 सिद्धांत को पढ़ा जिसके अंतर्गत हम लोग ने देखा। तो आज की क्लास में जो हम लोग ने प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पढ़ा, यानी विकास एवं वृद्धि के सिद्धांत को पढ़ा, जिसके अंतर्गत 8 सिद्धांतों को देखा, जिसमें निरंतरता का सिद्धांत को पढ़ा, व्यक्तिगतता के सिद्धांत को पढ़ा, परिवर्तनीयता के सिद्धांत को पढ़ा, निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिगम का सिद्धांत को पढ़ा, जिसके अंतर्गत हम लोग मस्तकाधोमुखी विकास को पढ़ा, निकट दूर विकास को भी पढ़ा, समान प्रतिमान के सिद्धांत को पढ़ा, समन्वय के सिद्धांत को पढ़ा, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत पढ़ा और चक्राकार प्रगति का सिद्धांत पढ़ा। इस प्रकार हम लोगों ने वृद्धि एवं विकास के 8 सिद्धांतों को देखा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर किसी प्रकार की कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो प्लीज़ और अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट।